दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास में जो साइंस का चैप्टर है वह 10वां चैप्टर है। ये एनसीईआरटी की क्लासेस हैं और ये इम्पोर्टेंट है सिविल सर्विसेज के लिए, पीसीएस के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए, आरओ एआरओ के लिए, इवन ऐसे सारे एग्जाम्स जिसमें एनसीईआरटी की साइंस आती है, ये क्लासेस सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अपने पास जो चैप्टर है वह 10वां चैप्टर है, जिसका टॉपिक आप लोग देख पा रहे हैं प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। विभिन्न प्रकार की आपने घटनाएं देखी होंगी, जैसे इंद्रधनुष का बनना या किसी प्रकाश किरण का वापस आना या अपने पथ से विचलित हो जाना। ये सारी की सारी जो क्रियाएं होती हैं दोस्तों, वो परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित होती हैं। गाड़ी में जो हेडलाइट होती है, साइड मिरर होते हैं, ये उत्तल और अवतल लेंस या परावर्तन अपवर्तन के ही एक स्रोत के माध्यम है। अर्थात दोस्तों, आज का जो अपनी टॉपिक है वह प्रकाश है और प्रकाश के माध्यम से ही हम लोग किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। देखिए दोस्तों, क्या है, हम इस संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, तथापि किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ भी देखने में असमर्थ हैं। कमरे को प्रकाशित करने पर चीजें दिखलाई देने लगती हैं। वह क्या है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है? दिन के समय सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। यानी दोस्तों, हमें किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है। इस माध्यम से ही अपनी आंखें देख पाती हैं। जैसे आप दिन में देखते हैं तो सूर्य प्रकाश के माध्यम से देखते हैं, या किसी बंद कमरे में आप किसी न किसी प्रकाश के माध्यम से ही किसी वस्तु को देख पाते हैं। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश इसमें से पार हो जाता है। प्रकाश से संबंध अनेक सामान्य तथा अद्भुत परिघटनाएं हैं। जैसे आपको हम बताते हैं क्या क्या। देखिए दोस्तों, दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना, ये सब चीजें मैंने आपको इसके एग्जाम्पल के तौर पर बताई। प्रकाश के गुणों को अध्ययन प्रकाश के गुणों का अध्ययन इनके अन्वेषण में हमारी सहायता करता है, अर्थात इनकी खोज में। आप सभी लोगों ने दोस्तों इंद्रधनुष बनते हुए देखा होगा बरसात के मौसम में। तो ये सब एक प्रकाश के अंतर्गत ही प्रक्रिया है। अपने चारों ओर कुछ सामान्य प्रकाश परिघटनाओं को देखकर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता प्रतीत होता है। यह तथ्य एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है। प्रकाश के एक सरल रेखी पथ की ओर इंगित करता है, जिसे प्रकाश की किरण कहा जाता है। यहां से इस चीज को आप देख सकते हैं। प्रकाश के एक सरल रेखी पथ की ओर इंगित करता है, जिसे प्रायः प्रकाश किरण कहते हैं। यहां से यह आप समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये येलो बॉक्स में है, इसको भी पढ़ लेते हैं। ये भी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तब वह प्रकाश की जिसमें सरल रेखी व्यवहार के आधार पर किरणों का उपयोग करते हैं असफल होने लगती है। विवर्तन जैसी परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाता है, जिसका विस्तृत अध्ययन आप उच्च कक्षाओं में करेंगे। पुनः 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह स्पष्ट हो गया कि प्रकाश की द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया के विवेचन में प्रकाश का तरंग सिद्धांत अपर्याप्त है तथा प्रकाश प्रायः कणों के प्रवाह की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश की सही प्रकृति के बारे में ये उलझन कुछ वर्षों तक चलती रही, जब तक कि प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत उभर कर सामने नहीं आया, जिसमें प्रकाश को न तो तरंग माना गया, ना ही कण माना गया। अर्थात जो प्रकाश है, ना ही उसे आप तरंग कह सकते हैं
और ना ही दोस्तों उसको आप कण कह सकते। ये दोनों चीजें इसको नहीं मानी गई। इस नए सिद्धांत ने प्रकाश के कण संबंधी गुणों तथा तरंग की प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित किया। अब देखिए दोस्तों, इस अध्याय में हम प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की परिघटनाओं का प्रकाश के सरल रेखी गमन का उपयोग करके अध्ययन करेंगे। ये मूल धारणाएं प्रकृति में घटने वाली कुछ प्रकाशिक परिघटनाओं के अध्ययन में हमारी सहायता करेंगे। इस अध्याय में हम गोली दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन एवं वास्तविक जीवन में उनके अनुप्रयोगों को समझने का प्रयत्न करेंगे। सीधी बात है दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन पर ही पढ़ेंगे और सारी जितनी घटनाएं होती हैं इसी से रिलेटेड होती प्रकाश की। और दोस्तों बता दें, इसी से रिलेटेड बहुत अधिक आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपना जो टॉपिक है वह है प्रकाश का परावर्तन। क्या देख पा रहे होंगे आप लोग? प्रकाश का परावर्तन देखिए, उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। आप प्रकाश के परावर्तन के नियमों से पहले ही परिचित हैं। आइए इन नियमों को फिर से पढ़ें और समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, पहला नियम आपके सामने रहा, ये देखिए क्या है। यहां से पढ़ते हैं तो, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो आपतन कोण होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा देखते हैं, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण सभी क्या होते? एक ही तल पर होते हैं। परावर्तन के ये नियम गोली पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। आप समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने से परिचित हैं। प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। बहुत मुद्दे की बात है दोस्तों, यहां से ध्यान रखिएगा। समतल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब है सदैव आभासी तथा सीधा होता है। जो भी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण पर, किस पर? समतल दर्पण पर, वह हमेशा आभासी तथा सीधा होता है। प्रतिबिंब का साइज बिंब या वस्तु के साइज के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। यदि परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेंगे? आइए इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं। देखिए दोस्तों, चमकदार चम्मच का वक्रित पृष्ठ एक वक्रित दर्पण की भांति माना जाता है। यहां से आप लोग जरूर इसको याद रखें। चमकदार चम्मच का वक्रित पृष्ठ एक वक्रित दर्पण की भांति माना जा सकता है। सबसे अधिक उपयोग में आने वाले सामान्यतः वक्रित दर्पण का प्रारूप गोली दर्पण है। इस प्रकार के दर्पणों के परावर्तक पृष्ठ किसी गोले के पृष्ठ का एक भाग माना जा सकता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली है, गोली दर्पण कहलाते हैं। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली है, वे गोली दर्पण कहलाते हैं। अब हम गोली दर्पणों के बारे में और विस्तार से दोस्तों पढ़ेंगे। देखिए, अपना टॉपिक है गोली दर्पण, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया था। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित हो सकता है। गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो, वह अवतल दर्पण कहलाता है। देखिए दोस्तों, गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो, ठीक है, अर्थात गोले के केंद्र की ओर हो, वह अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता? अगर केंद्र की ओर है तो वह अवतल दर्पण कहलाएगा। क्या? अवतल दर्पण कहलाएगा। वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो, अर्थात केंद्र की ओर ना हो, बाहर की ओर उभरा हुआ हो, वह उत्तल दर्पण कहलाएगा। इन दर्पणों का आरेखी निरूपण चित्र 10.1 में किया गया है।
इन चित्रों में बहुत सारे भागों के बारे में अर्थात अवतल और उत्तल के बारे में बताया गया है, उसके बारे में अभी पढ़ेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि चम्मच का अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ लगभग अवतल दर्पण जैसा होता है। आप एक चम्मच से समझ सकते हैं, जो चम्मच का अंदरी हिस्सा होता है, कौन वाला, अंदर वाला जो हिस्सा होता है वह अवतल दर्पण को प्रदर्शित करता है। किसको, अवतल दर्पण को वह प्रदर्शित करता है। तथा चम्मच का जो उभरा हुआ पृष्ठ होता है, पीछे वाला हिस्सा होता है, वह उत्तल दर्पण को प्रदर्शित करता है। देखिए दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, ये समझने वाली बात है, जो चम्मच का अंदरी वाला हिस्सा होता है उसको आप अवतल दर्पण कह सकते। वह भाग धसा हुआ होता है, केंद्र की ओर होता है। और जो चम्मच का पिछला वाला हिस्सा होता है वह उत्तल दर्पण आप कह सकते, क्योंकि वह उभरा हुआ होता है और केंद्र की ओर नहीं होता है, बल्कि वह बाहर की ओर होता है। गोली दर्पणों के बारे में और अधिक ज्ञान प्राप्त करने से पहले आइए हम कुछ शब्दों अथवा पदों को जानें तथा उनका अर्थ समझें। ये शब्द गोली दर्पणों के बारे में चर्चा करते समय प्रायः समानता प्रयोग में आते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, यहां से आप लोग देख सकते हैं, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थिर होता है और ध्रुव को प्रायः पी अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। किससे, पी अक्षर से इसको प्रदर्शित करते हैं। गोली दर्पण का परावर्तित पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। देखिए, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यह अक्षर सी से निरूपित किया जाता है। कृपया ध्यान दें कि वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है, यह परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होता है। ये दोस्तों कुछ पॉइंट हैं जिनको आप लोग जरूर ध्यान से सुने। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होता है, तथापि उत्तल दर्पण में यह दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के पीछे स्थित होता है। देखिए, अवतल दर्पण की बात हो रही तो वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के एकदम सामने स्थित होगा, पर उत्तल दर्पण में बात करें, किसमें, उत्तल दर्पण की बात करें तो परावर्तक पृष्ठ के पीछे स्थित होता है। यह चित्र 10.2 के ए तथा 10.2 बी में अभी आप लोग देख सकते हैं। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इसको साफ कर दें ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े। ये देखिए, इसे अक्षर आर से दर्शाया जाता है। ध्यान दीजिए कि पीसी की दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। किसकी दोस्तों, पीसी की दूरी जो है वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा की कल्पना कीजिए। इस रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। याद कीजिए, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। आइए दर्पण से संबंधित एक महत्वपूर्ण शब्द को एक क्रियाकलाप द्वारा समझें। पहले आप चित्र देखो, 10.1 पहले देखें, जिसमें आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये है अवतल दर्पण, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। और ये रहा दोस्तों आपका बी नंबर, ये उत्तल दर्पण का एग्जाम्पल है। चित्र के माध्यम से जरूर आप लोग समझ लें। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक क्रियाकलाप है 10.2, इसको आप लोग स्वयं पढ़ें और समझें कि इसमें क्या दिया गया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आगे, सर्वप्रथम कागज सुलगना प्रारंभ करता है। चलिए थोड़ा सा बता देते हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, सूर्य की ओर या दर्पण द्वारा परावर्तित सूर्य के प्रकाश की ओर सीधा मत देखिए, यह आपकी आंखों को क्षतिग्रस्त कर सकता है। एक अवतल दर्पण को अपने हाथ में पकड़िए तथा इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर कीजिए। दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश को दर्पण के पास रखी एक कागज की शीट पर डालिए। कागज की शीट को धीरे धीरे आगे पीछे कीजिए जब तक कि आपको कागज की शीट पर प्रकाश का एक चमकदार तीक्ष्ण बिंदु प्राप्त ना हो जाए।
दर्पण तथा कागज को कुछ मिनट के लिए उसी स्थिति में पकड़े रखिए। आप क्या देखते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम कागज जो है वह सुलगना प्रारंभ कर देगा, अर्थात धीरे धीरे जलना प्रारंभ करेगा धुएं के साथ, और धुआं उठने लगता है। अंततः ये आग भी पकड़ लेता है, अर्थात पहले धुआं उठेगा, फिर धीरे धीरे वह आग भी पकड़ेगा। ये क्यों जलता है? सूर्य से आने वाला प्रकाश दर्पण के द्वारा एक तीक्ष्ण चमकदार बिंदु के रूप में अभिकेंद्रित होता है। वास्तव में कागज की शीट पर प्रकाश का यह बिंदु सूर्य का प्रतिबिंब है। यह बिंदु अवतल दर्पण का फोकस है। सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण कागज जलता है। दर्पण की स्थिति से इस प्रतिबिंब की दूरी दर्पण की फोकस दूरी का सन्निकट मान है। आइए इस प्रेक्षण को एक कर्ण आरेख से समझने का कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, चित्र हम लोग देखेंगे 10.2 ए में, को ध्यानपूर्वक देखना है। अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें आपतित हो रही हैं। परावर्तित किरणों का प्रेक्षण कीजिए। वे सभी दर्पण की मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिल रही प्रतिच्छेदी है। यह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। आइए पहले आपको चित्र दिखाते हैं। अवतल दर्पण अर्थात चित्र 10.2 ए, बिल्कुल यह रहा। आप लोग देख सकते हैं चित्र और समझ सकते हैं इसको कैसे, इसमें मैंने आपको अभी समझाया है। सब देखिए दोस्तों, फोकस लेंस पर ही जा रही हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो एफ पर। अब हम लोग देखेंगे चित्र 10.2 बी में। देखिए इसमें उत्तल दर्पण का है। ये देखिए किस तरीके से है। ये एक भी सेंटर पर दोस्तों नहीं है, देख सकते हैं। सब अलग अलग रेखाएं डायरेक्शन में जा रही हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि चित्र 10.2 बी को ध्यानपूर्वक देखा। उत्तल दर्पण द्वारा मुख्य अक्ष के समांतर किरणें किस प्रकार परावर्तित होती हैं। परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। यह बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य फोकस को अक्षर F द्वारा निरूपित किया जाता है। गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। कुछ चीजें आप लोग दोस्तों यहाँ से समझते चलें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे क्या है, देखिए गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती। इसे अक्षर F द्वारा प्रदर्शित करते हैं। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांशतः गोली ही होता है। इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक, जिसे अपर्चर भी कहते हैं, यह कहलाता है। दोस्तों चित्र 10.2 में दूरी mn द्वारक को निरूपित करता है। किसको? द्वारक को, अर्थात अपर्चर को प्रदर्शित करता है। ये देखिए दोस्तों, mn कहाँ है आपको बता देते हैं। ये m रहा, ये m रहा, n रहा, और इनके बीच की जो दूरी है दोस्तों वो अपर्चर प्रदर्शित करता है। किसको? अपर्चर, AP अर्थात, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्या गोली दर्पण, देखिए अपने विवेचन में हम केवल उन्हीं गोली दर्पणों पर विचार करेंगे जिनका द्वारक इनकी वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा है। क्या गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस दूरी F के बीच कोई संबंध है? छोटे द्वारक के गोली दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से 2 गुनी होती है। हम इस संबंध को कैपिटल R = 2F द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, इसको अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। यह दर्शाता है कि किसी गोली दर्पण का मुख्य फोकस उसके ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। आगे जो आप लोग टॉपिक देख पा रहे हैं वह दोस्तों है गोली दर्पण। क्या है दोस्तों? गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना। देखिए, आप समतल दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आप उनके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की प्रकृति, स्थिति तथा
आपेक्षिक साइज के बारे में भी जानते हैं। गोली दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं? किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंबों की स्थिति का निर्धारण हम किस प्रकार कर सकते हैं? ये प्रतिबिंब वास्तविक हैं अथवा आभासी हैं? क्या वे आवर्धित हैं, छोटे हैं या समान साइज के हैं? हम एक क्रियाकलाप द्वारा इसका अन्वेषण करेंगे। देखिए दोस्तों, ये क्रियाकलाप है, इसको आप जरूर पढ़ लें। 10.3 क्रियाकलाप आपके समक्ष है, इसको समझें और जरूर एक बार इसको कर लें, इससे आपको काफ़ी कुछ आराम मिलेगा। देखिए, उपरोक्त क्रियाकलाप में आपने देखा कि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज बिंदु P, F तथा C के सापेक्ष बिंब की स्थिति पर निर्भर करते हैं। बिंब की कुछ स्थितियों के लिए बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक है, बिंब की कुछ दूसरी स्थितियों के लिए आभासी होता है। बिंब की स्थिति के अनुसार ही प्रतिबिंब आवर्धित, छोटा या समान साइज का होता है। इन प्रेक्षणों का संक्षिप्त विवरण आपके निर्देशन के लिए सारणी 10.1 में दिया गया है। देखिए दोस्तों, आ जाइए, यह सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग देख लें। ये देखिए दोस्तों, इस सारणी को जरूर देखें। किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। पहले बिंब की स्थिति दी गई है जैसे अनंत पर, तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर होगी। प्रतिबिंब का साइज अत्यधिक छोटा, बिंदु साइज, ठीक। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी? वास्तविक एवं उल्टा। ऐसे सी से परे तो एफ तथा एस सी के बीच होगा छोटा, और जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वह उल्टा। ऐसे सी पर है अर्थात केंद्र पर है, तो इसका जो फोकस होगा प्रतिबिंब की स्थिति वो भी सी पर ही होगी। अब प्रतिबिंब की साइज की बात करें तो समान साइज होगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक तथा उल्टा। क्लियर? ऐसे ये दिए गए, इनको आप लोग जरूर देख लें। इसी टेबल से पूरा महाभारत इसमें होता है, अर्थात फिजिक्स की जो भी लेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे ही होते हैं जो आपको एसएससी, सीजीएल, इवन सीसेट में भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि सिविल सर्विसेज में होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास है किरण आरेखों का उपयोग करके गोली दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। देखिए, तो यहां से देखना है, गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों के बनने का अध्ययन हम किरण आरेख खींचकर भी कर सकते हैं। गोली दर्पण के सामने रखी एक सीमित साइज के विस्तारित बिंब पर विचार कीजिए। इस बिंब का प्रत्येक छोटा भाग एक बिंदु बिंब की भांति कार्य करता है। इन बिंदुओं में प्रत्येक से अनंत किरणें उत्पन्न होती हैं। बिंब के प्रतिबिंब का स्थान निर्धारण करने के लिए किरण आरेख बनाते समय किसी बिंदु से निकलने वाली किरणों की विशाल संख्या में से सुविधानुसार कुछ को चुना जा सकता है। तथापि किरण आरेख की स्पष्टता के लिए दो किरणों पर विचार करना अधिक सुविधाजनक है। ये किरणें ऐसी हों कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात उनकी दिशाओं को जानना आसान हो। कम से कम दो परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेदन से किसी बिंदु बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। प्रतिबिंब के स्थान निर्धारण के लिए निम्न में से किन्हीं भी दो किरणों पर विचार किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट आपके सामने है, इसको पहले पढ़ते हैं। यह है क्या? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होगी। यह चित्र आपको 10.3 ए में और 10.3 बी में दर्शाया गया है। बिल्कुल देखेंगे। यह देखिए दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे। बिल्कुल दोस्तों, चित्र आपके सामने 10.a भी है और 10.b भी है। इसको आप लोग जरूर ध्यान से देख लें, ठीक है। अब आपके सामने दूसरा पॉइंट है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। ये आप लोग चित्र 10.4 ए तथा बी में आप लोग देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये रहा आपके सामने 10.4 ए बी के दोनों चित्र हैं।
इसको एक बार आप लोग देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स ये क्या है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला तीसरा पॉइंट है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण की वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। इसे चित्र 10.5 ए में और बी में दर्शाया गया है। प्रकाश की किरणें उसी पथ से इसलिए वापस आती हैं क्योंकि आपतित किरणें दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर अवलंब के अनुदिश पड़ती है। देखिए दोस्तों, तो इसमें 10.5 की बात है। ये रहा ये देखिए दोस्तों 10.5 ए बी दोनों चित्र आपके समक्ष हैं। अब हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण चित्र 10.6 ए तथा उत्तल दर्पण 10.6 बी के बिंदु पी जो कि दर्पण का ध्रुव है की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पी पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाते हुए परावर्तन के नियमों का पालन करती है। याद रखिए कि उपरोक्त सभी स्थितियों में परावर्तन के नियमों का पालन होता है। आपतन बिंदु पर आपतित किरण इस प्रकार परावर्तित होती है कि परावर्तन कोण का मान सदैव आपतन कोण के मान के बराबर होता है। देख लीजिए 10.6 के दोनों चित्र रहे। आराम से दोस्तों एक बार देख लें और माइंडसेट क्लियर कर लें कि इट्स टोटली राइट, टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे ए नंबर क्या है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। चित्र 10.7 के ए और बी एफ में बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना किरण आरेखों द्वारा दर्शाया गया है। क्रियाकलाप इससे जरूर एक बार आप लोग पढ़ लें ताकि आपके और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये देखिए दोस्तों चित्र अभी हमने देखे थे 10.7 से। ए नंबर देख लो अनंत पर बन रहा है, ठीक है। बी नंबर देख लीजिए ए पर हो रहा है क्लियर, अर्थात सी और एफ के मिडिल में है। और ये देखिए सी नंबर ये एफ पर हो रहा है। और ये देखिए दोस्तों डी नंबर जो कि सी से परे है। और ये देखिए ई नंबर जिस पर अनंत पर है। और ये देखिए एफ नंबर। सारे के सारे चित्र दोस्तों एक बार और आप लोग देख लें ताकि सब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। अब हम लोग देखेंगे अवतल दर्पणों के उपयोग। ये भी दोस्तों बहुत अहम टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। अवतल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों, देखो टॉर्च, सर्च लाइट वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश अर्थात हेडलाइट के रूप में उपयोग किया जाता। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में, सर्च लाइट में, वाहन व्हीकल्स, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, टेम्पो जो भी हो उनकी हेडलाइट्स में अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पणों के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए फिर से समझ लो। अवतल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों अर्थात हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों अर्थात शेविंग मिरर्स के रूप में भी यूज करते हैं। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग करते हैं। उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इतने सारे यूजेस आपने अवतल दर्पण के जान लिए, इनको जरूर याद रखें, इससे 1 नंबर का क्वेश्चन अक्सर आता है। अब आपके सामने उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना है। देखिए क्या है, हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में अध्ययन किया। अब हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में अध्ययन करेंगे। ये क्रियाकलाप इसे आप स्वयं पढ़ लें और समझ लें, इसको भी आप पढ़ लें। देखिए उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का अध्ययन करने के लिए हम बिंब की 2 स्थितियों पर विचार करते हैं। पहली स्थिति में बिंब अनंत दूरी पर है तथा दूसरी स्थिति में बिंब दर्पण से एक निश्चित दूरी पर। अर्थात पहली स्थिति क्या है दोस्तों,
पहली स्थिति आपके सामने है कि बिंब अनंत दूरी पर है तथा दूसरी स्थिति में बिंब दर्पण से एक निश्चित दूरी पर है। बिंब की इन दो स्थितियों के लिए उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों के किरण आरेखों को क्रमशः चित्र 10.8 ए तथा बी में दर्शाया गया है। परिणामों का संक्षिप्त विवरण सारणी 10.2 में देखेंगे। ये देखिए चित्र दोस्तों, ए और बी आपके समक्ष हैं, इनको आप लोग देख लें। अनंत पर है और ये क्लियर है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना है। और इस टेबल को देखिए, जैसे बिंब की स्थिति अनंत पर है तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी फोकस एफ पर दर्पण के पीछे होगी और प्रतिबिंब का साइज अत्यधिक छोटा बिंदु साइज का। क्लियर। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? आभासी तथा सीधा। अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच, तो पी तथा एफ के बीच दर्पण के पीछे छोटा, आभासी तथा सीधा। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने समतल दर्पण, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के बारे में अध्ययन किया। इनमें से कौन सा दर्पण किसी बड़े बिंब का पूरा प्रतिबिंब बनाइएगा? आइए, छोटा सा क्रियाकलाप है, इसको आप स्वयं देखें और करने की कोशिश भी करें। ये रहा, आप एक छोटे उत्तल दर्पण में किसी ऊंचे भवन, पेड़ का पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देख सकते हैं उत्तल दर्पण में। ठीक है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, एक मोटी बात आप लोग समझें कि उसमें सब कुछ छोटा दिखाई पड़ता है। जैसे आप कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते, उसका साइड मिरर देखिए, पीछे इतनी बड़ी गाड़ी उस शीशे में आपको दिखाई पड़ती। अगर 4-5 गाड़ियां भी होंगी पीछे तो आप साइड मिरर में आराम से देख सकते हैं। तो आपका यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि जितने व्हीकल्स होते हैं, इनके साइड जो मिरर होते हैं, उनमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगरा किले की एक दीवार में ऐसा ही एक दर्पण ताजमहल की ओर लगा हुआ है। आगरा किले की एक दीवार में ऐसा एक दर्पण ताजमहल की ओर लगा हुआ है। यदि आप कभी आगरा किला देखने जाएं तो दीवार में लगे इस दर्पण में ताजमहल के पूरे प्रतिबिंब को देखने का प्रयास करें। मकबरे को स्पष्टता देखने के लिए आपको दीवार से सटी हुई छत पर उचित स्थान पर खड़ा होना होगा। अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पणों के उपयोग। क्या दोस्तों देखेंगे? उत्तल दर्पण। देखिए क्वेश्चन, उत्तल अवतल दर्पण, बस इसी से दोस्तों आते हैं। उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य, जिसको विंग कहते हैं, आप लोग साइड मिरर भी कह सकते हैं, दर्पणों के रूप में किया जाता है। ये दर्पण वाहन के पार्श्व अर्थात साइड में लगे होते हैं तथा इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकें। उत्तल दर्पणों को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। यद्यपि वे छोटा होता है, इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। कुछ प्रश्न हैं, इनको आप स्वयं पढ़ें और करें। अब वक्त आ गया है कि अब हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। क्या है चिन्ह परिपाटी? देखिए, गोली दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय हम एक निश्चित परिपाटी का पालन करेंगे, जिसे नई कार्ती चिन्ह परिपाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? नई कार्ती चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इस परिपाटी में दर्पण के ध्रुव अर्थात दर्पण के ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं, को मूल बिंदु मानते हैं। चित्र 10.9 में दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति का एक्स अक्ष लिया जाता है। यह परिपाटी निम्न प्रकार है। आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर देखिए, बिना सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। देखिए दूसरा क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। तीसरा, मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती, जबकि मूल बिंदु की बाईं ओर माइनस एक्स के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। अर्थात सीधी सी बात है, बाईं ओर एक्स होगा तो वह माइनस में होगा और जो दाईं ओर होगा अर्थात दाहिनी ओर होगा वह प्लस की ओर होगा। ऐसे ही हम लोगों ने ग्राफ भी पढ़ा है।
अब आपके सामने दोस्तों चित्र है 10.9 गोली दर्पणों के लिए नई कार्ती चिन्ह पर पाटी। देखिए बाईं ओर की दूरी माइनस में, दाईं ओर की पॉजिटिव है। ठीक है, ऐसा आप लोग समझ पा रहे होंगे। ऐसे नीचे की ओर क्या है, नेगेटिव है, ऊपर की ओर क्या है, पॉजिटिव है। इस चित्र को आप लोग देख लें, ये काफी इंपॉर्टेंट भी होता है। देखिए चौथा नंबर, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर पॉजिटिव अर्थात क्या होगी, मापी जाने वाली दूरियां जो धनात्मक हैं। और 5 नंबर है, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। ऊपर वर्णित नई कार्ती चिन्ह पर पाटी आपके संदर्भ के लिए चित्र 10.9 में दर्शाई गई है। ये आप लोग फिर से इस चित्र को देख लें डियर स्टूडेंट्स और समझ लें। अब अपने पास जो दूसरा टॉपिक है वह है दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। क्या है, दर्पण सूत्र तथा आवर्धन अगला टॉपिक है। देखिए गोली दर्पण में इसके रूप से बिंब की दूरी बिंब दूरी u से कहलाती, अर्थात u से इसको प्रदर्शित करते हैं। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब दूरी v कहलाती। आपको पहले ही ज्ञात है कि ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी फोकस दूरी अर्थात f कहलाती। इन तीनों राशियों के बीच एक संबंध है जिसे दर्पण सूत्र द्वारा क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। इस सूत्र को निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं। आइए सूत्र देखते हैं। 1/v + 1/u = 1/f। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं 1/f = 1/u + 1/v। ये क्या होता है दोस्तों, मिरर फार्मूला होता है, दर्पण सूत्र होता है। यह संबंध सभी प्रकार के गोली दर्पणों के लिए तथा बिंब की सभी स्थितियों के लिए मान्य है। प्रश्नों को हल करते समय जब आप दर्पण सूत्र में u, v, f तथा r के मान प्रतिस्थापित करें तो आपको नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करना चाहिए। अब आप यहाँ से देखेंगे आवर्धन। ये भी दोस्तों बहुत अहम टॉपिक है, आवर्धन। देखिए गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह आपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्तित है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात रूप में व्यक्त किया जाता है। यदि h बिंब की ऊंचाई हो तथा h प्रतिबिंब की ऊंचाई हो तो गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन अर्थात m प्राप्त होगा। इसको आप लोग जरूर थोड़ा सा ध्यान से देख लें। यह दोस्तों है कुछ, ठीक है, कुछ नहीं दोस्तों, यह रहा आवर्धन। आवर्धन m बिंब की दूरी u तथा प्रतिबिंब दूरी v से संबंधित है। इसे व्यक्त इस तरीके से किया जाता है। देखिए m = h, h - v/u। क्या है, v/u द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान दीजिए कि बिंब की ऊंचाई धनात्मक ली जाती क्योंकि बिंब प्रायः मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। आभासी प्रतिबिंबों के लिए बिंब की ऊंचाई धनात्मक लेनी चाहिए, तथापि वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए इसे ऋणात्मक लेना चाहिए। आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। आवर्धन के मान में धनात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब आभासी है। यह एक एग्जाम्पल है, इसको आप स्वयं पढ़ें और स्वयं करें। देखिए दोस्तों किस तरीके से मिरर फार्मूला का दर्पण सूत्र का इसमें प्रयोग किया गया है, इसको जरूर आप लोग आराम से देख लें। फिर अगला भी एक एग्जाम्पल है, इसको भी आप लोग स्वयं पढ़ें और खुद ही करें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बस फार्मूला का प्रयोग करें जो 1/f = 1/u + 1/v होता है, उसी का इसमें प्रयोग करें। कुछ प्रश्न दिए गए, इनको करें। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। क्या देखेंगे दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन बड़ा ही अहम टॉपिक है दोस्तों। किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में गमन करता प्रतीत होता है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है तो क्या होता है, क्या यह अब भी सरल रेखा में चलता है या अपनी दिशा बदलता है। हम अपने दिन प्रतिदिन के कुछ अनुभवों को दोहराएंगे। आपने देखा कि पानी से भरे किसी टैंक अथवा ताल या पोखर की तली उठी हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार जब कोई मोटा कांच का स्लैब
किसी मुद्रित सामग्री पर रखा जाता है तो कांच के स्लैब के ऊपर से देखने पर अक्षर उठे हुए प्रतीत होते हैं। तो ये सारे के सारे अपवर्तन से ही संबंध रखते हैं। आगे देखिए, क्या आपने किसी कांच के बर्तन में रखे पानी में किसी पेंसिल को आंशिक रूप से डूबते या डूबे देखा है? यह वायु तथा पानी के अंतर पृष्ठ पर अर्थात पानी की ऊपरी सतह पर है, टेढ़ी प्रतीत होती है। आपने देखा होगा कि पानी से भरे किसी कांच के बर्तन में रखे नींबू पार्श्व से देखने पर अपने वास्तविक साइज से बड़े प्रतीत होते। इन अनुभवों की व्याख्या पर आप किस प्रकार कहेंगे? सारी की सारी ये घटनाएं अपवर्तन के कारण ही होती हैं। आइए पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल के मुड़े होने की घटना पर विचार करें। पेंसिल के पानी में डूबे भाग से आपके पास पहुंचने वाला प्रकाश पेंसिल के पानी से बाहर के भाग की तुलना में भिन्न दिशा से आता हुआ प्रतीत होता है। इस कारण पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इन्हीं कारणों से जब अक्षरों के ऊपर कांच का स्लैब रखा देखते हैं तो वे उठे हुए प्रतीत होते हैं। यदि पानी के स्थान पर हम कोई अन्य द्रव जैसे क्रोसिन तथा तारपीन तेल का प्रयोग करें, क्या तब भी पेंसिल उतनी ही मुड़ी दिखाई देगी? यदि हम कांच के स्लैब को पारदर्शी प्लास्टिक के स्लैब से प्रतिस्थापित करें, तब क्या तब भी अक्षर उसी ऊंचाई तक उठे प्रतीत होंगे? आप देखेंगे कि अलग अलग माध्यमों के युग्मों के लिए इन प्रभावों का विस्तार अलग अलग है। ये प्रेक्षण सूचित करते हैं कि प्रकाश सभी माध्यमों में एक ही दिशा में गमन नहीं करता। ऐसा प्रतीत होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती। इस परिघटना को विस्तार से कुछ आइए एक क्रियाकलाप इसके अंतर्गत देखते हैं। क्रियाकलाप यह रहा और इसको आप चेक करो। बाल्टी में पानी भरो, एक सिक्का डालो या तली देखो तो ऊपर उठी हुई प्रतीत होती। वह सब का सब अपवर्तन के कारण ही होता है। किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण ही होता है। एक ये भी क्रियाकलाप रहा, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। कटोरे में पानी डालने पर सिक्का फिर से दिखलाई देने लगता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। यह सब अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? यह अपवर्तन के कारण दोस्तों होता है। यह क्रियाकलाप 10.9 स्वयं पढ़ें और इसको स्वयं करें। अब अपने पास जो टॉपिक है वह है कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। क्या है दोस्तों? टॉपिक है कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। कांच के स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन की परिघटना को समझने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करें। ये क्रियाकलाप रहा, इसको आप स्वयं देखें और स्वयं इसको पढ़ें और करते रहें। देखिए दोस्तों, क्रियाकलाप दिखाया गया और इसमें ये चित्र रहा, आयताकार कांच के स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। देखिए किस तरीके से हो रहा है, वास्तविक स्थिति क्या है और कैसे देखिए वायु और कांच में चेंजमेंट दिख रहा है। वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में वो देखने को मिल रहा है। देखिए दोस्तों, आपतित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या अर्थात साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। इस नियम को क्या कहते हैं? स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। यह कोण 0 से क्या होगा दोस्तों? 0 सबसे कम है और आई अधिक है। ध्यान रखिएगा, 90 के लिए सत्य। यदि आई आपतन कोण हो तथा आर अपवर्तन कोण, तब साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू स्थिरांक इसका फार्मूला हो जाएगा। इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। आइए अपवर्तनांक के बारे में कुछ विस्तार से पढ़ते, बिल्कुल पढ़ेंगे दोस्तों। इसी से तो क्वेश्चन ही आते हैं। अपवर्तन हो गया, परावर्तन हो गया, अपवर्तनांक हो गए। आप पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करती हुई एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करती है तो यह दूसरे माध्यम में अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। किन्हीं दिए हुए माध्यमों के युग्म के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है।
जो समीकरण 10 दशमलव किसमें है दोस्तों, 10.4 में आपको देखने को मिल जाएगा। दाएं पक्ष में प्रकट होने वाला स्थिरांक है। अपवर्तनांक को एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण की आपेक्षिक चाल से संबंध किया जाता है। यह देखा गया है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश अलग अलग चालों से संचरित होता है, अर्थात जो प्रकाश है वही निर्वात में देखिए उसकी स्पीड आपको दिखाते हैं। निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है, जो कि प्रकाश की चाल किसी भी माध्यम में हो सकने वाली द्रुततम चाल है, और वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। कांच या पानी में यथेष्ट रूप से घट जाती है, जो माध्यमों के युग्म के लिए अपवर्तनांक का मान दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे दिया गया है। चित्र 10.11 में दर्शाए अनुसार एक प्रकाश की किरण पर विचार करें जो माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश कर रही। मान लीजिए प्रकाश की चाल 1 में v1 है तथा माध्यम 2 में v2 है। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम 1 में प्रकाश की चाल तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात द्वारा व्यक्त करते हैं। इसे प्रायः संकेत N21 से निरूपित करते हैं। इसे समीकरण के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं। यह दोस्तों आपका समीकरण रहा। इसे आप देख सकते हैं N21 = माध्यम 1 में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम 2 में प्रकाश की चाल और v1/v2। इस तर्क से माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक N12 से निरूपित करते हैं। इसे व्यक्त किया जाता है। देखिए दोस्तों, N12 माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v2/v1। यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है तथा तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यह केवल N2 से निरूपित किया जाता है। यदि वायु में प्रकाश की चाल c तथा माध्यम में प्रकाश की चाल v तथा माध्यम का अपवर्तनांक nm होगा। ये देखिए दोस्तों 10.11 आप लोग देख पा रहे किस तरीके से प्रकाश की चाल में कुछ परिवर्तन हुआ। वायु से जैसे कांच में प्रवेश किया प्रकाश की, तो उसमें क्या हुआ कि उसमें कुछ ना कुछ चेंजमेंट हुआ। ये देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे हो किस तरीके सारी की सारी बातें यहाँ दर्शाई गई हैं। अब आप सारणी देख सकते हैं 10.3। कुछ द्रव्यांतरांक माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक दिए गए हैं। वायु में देख लो बर्फ, जल, अल्कोहल, केरोसिन, संगलित क्वार्ट्ज, तारपीन का तेल, बेंजीन और क्राउन कांच और कनाडा बाल्सम, खनिज नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और संघनन स्लिप कांच, रूबी, माणिक, नीलम, हीरा इत्यादि चीजों के बारे में जानकारी आपको मिल सकती है। कुछ प्रश्न दिए गए, इनको आप स्वयं करें। अब हम लोग पढ़ेंगे गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन। किसके द्वारा दोस्तों? गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन आप लोग पढ़ेंगे। आपने किसी घड़ी साज को बहुत छोटे पुर्जों को देखने के लिए छोटे आवर्तक लेंस का उपयोग करते देखा होगा। बिल्कुल देखा होगा सभी लोगों ने। घड़ियाँ ठीक कराएंगे कैसे, वो आँख के पास एकदम लगाते हैं, उससे बड़ा बड़ा वो घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे बड़े बड़े दिखाई देने लगते हैं। क्या कभी आपने आवर्तक लेंस के पृष्ठ को अपने हाथों से छूकर देखा है? क्या इसका पृष्ठ समतल या वक्रित है? क्या यह बीच से मोटा है या किनारों से? चश्मों में हम लेंसों का ही उपयोग करते हैं। घड़ी साज के आवर्तक में भी लेंस लगा होता है। लेंस क्या है? यह प्रकाश किरणों को किस प्रकार मोड़ता है, इस अनुच्छेद में हम इसी विषय में अध्ययन करेंगे। देखिए, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठीय गोली है लेंस कहलाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां से फिर से सुन लें आप लोग। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठीय गोली है लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। इसका अर्थ यह है कि लेंस का कम से कम एक पृष्ठ गोली दर्पण है। ऐसे लेंसों में दूसरा पृष्ठ समतल हो सकता है। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोली पृष्ठ हो सकते हैं। ऐसे लेंस को द्विउत्तल लेंस कहते हैं। इसे केवल उत्तल लेंस भी कहते हैं। ये किनारों की अपेक्षा बीच से मोटा होता है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को 10.12 चित्र
ए में दर्शाया गया है। ये रहा दोस्तों, इसको आप लोग देख सकते हैं और बहुत अच्छे से इसको आप लोग समझ भी सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसलिए उत्तल लेंसों को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, इसलिए इस बात को जरूर याद रखें। उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस भी इसको कहते हैं। इस प्रकार द्विअवतल लेंस अंदर की ओर वक्र दो गोली पृष्ठों से घिरा होता है। ये बीच की अपेक्षा किनारों से मोटा होता है। ऐसे लेंस प्रकाश किरणों को चित्र 10.12b में दर्शाए गए और इनको अपसारी कहते हैं। ये रहा भी क्लियर। ऊपर वाला अभिसारी और नीचे वाला अपसारी। कितना सिंपल है, वेरी सिंपल दोस्तों। ये देखिए, यहाँ से आप टिक कर सकते हैं। देखिए, किसी लेंस में चाहे वह उत्तल हो अथवा अवतल, दो गोली पृष्ठ होते हैं। इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इन गोलों के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। लेंस का वक्रता केंद्र प्राय अक्षर C द्वारा निरूपित किया जाता है। क्योंकि लेंस के दो वक्रता केंद्र, इसलिए इन्हें C1 तथा C2 द्वारा निरूपित किया जाता है। किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा लेंस की मुख्य लेंस क्या होगा दोस्तों? देखिए, मुख्य अक्ष कहलाती है। लेंस का केंद्रीय बिंदु इसका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे प्राय अक्षर O से निरूपित करते हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। गोली लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास इसका द्वारक अर्थात अपर्चर कहलाता है। इस अध्याय में अपने विवेचन में हम केवल उन्हीं लेंसों तक सीमित रहेंगे जिनका द्वारक इनकी वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा है और दोनों वक्रता केंद्र प्रकाशिक केंद्र से समान दूरी पर होते हैं। ऐसे लेंस छोटे द्वारक के पतले लेंस कहलाते हैं। जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती हैं तो क्या होता है, इसे समझने के लिए आइए एक क्रियाकलाप देखते हैं। क्रियाकलाप 10.11 रहा। इसे आप लोग ध्यान से पढ़ें और समझें दोस्तों, इसमें क्या बताया गया है। देखिए दोस्तों, इसमें बताया गया कि लेंस हमें सेट करना है और कागज के ऊपर सेट करना स्वाभाविक है। जब कागज पर प्रकाश जलेगा तो वह क्या होगा? कागज सुलगने लगता और धुआं उत्पन्न होता है। कुछ समय पश्चात यह आग भी पकड़ लेता। ऐसा इसलिए होता, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर होती। लेंस द्वारा ये किरणें एक तीक्ष्ण चमकदार बिंदु के रूप में कागज पर अभिकेंद्रित कर दी जाती हैं। वास्तव में कागज की शीट पर यह चमकदार बिंदु सूर्य का प्रतिबिंब है। एक बिंदु पर सूर्य के प्रकाश का संकेंद्रण ऊष्मा उत्पन्न करता है। इसके कारण कागज जलने लगता है। अब हम लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणों पर विचार करते हैं। जब आप प्रकाश की ऐसी किरणों को किसी लेंस से गुजारते हैं तो क्या होता है? एक उत्तल लेंस के लिए इसे चित्र 10.12a में तथा अवतल लेंस के लिए चित्र 10.12b में दर्शाया गया। चित्र 10.12a को ध्यानपूर्वक हम सभी को देखना है। उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की बहुत सी किरणें आपतित होती हैं। ये किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अपसारित हो जाती है। मुख्य अक्ष पर यह बिंदु लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। आइए अब एक अवतल लेंस का व्यवहार देखें। देखिए दोस्तों, देखेंगे लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनना। लेंस प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं? लेंस प्रकाश के अपवर्तन द्वारा प्रतिबिंब बनाते हैं। उन प्रतिबिंबों की प्रकृति क्या है? आइए पहले उत्तल लेंस के लिए इसका अध्ययन करते हैं। क्रियाकलाप आप देख सकते हैं 10.12 है। इसको आप देखें और समझें। देखिए, बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए उत्तल लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक साइज का संक्षिप्त विवरण 10.4 में दिया गया। ये देखिए, इस टेबल को आप लोग जरूर ध्यान से देखें और समझें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्रियाकलाप को भी आप लोग कर सकते हैं। एक और टेबल दी गई 10.5 में सारणी है। बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक साइज। स्थिति तथा आपेक्षिक साइज भी आप देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे किरण आरेखों के उपयोग द्वारा। अब अपने पास है किरण आरेखों के उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब बनना। हम किरण आरेखों के उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब को
बनने को निरूपित कर सकते हैं। किरण आरेख लेंसों में बने प्रतिबिंबों की प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षित साइज का अध्ययन करने में भी हमारी सहायता करेंगे। लेंसों में किरण आरेख बनाने के लिए गोली दर्पणों की भांति हम निम्न में से किन्हीं दो किरणों पर विचार कर सकते हैं। बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात चित्र 10.13 ए में दर्शाए गए अनुसार लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरेगी। देखो आप ए में देख लिया, चित्र ए देखें 10.13 ए और ये 10.13 बी भी रहा। देखिए दोस्तों 10.13 बी में दर्शाए अनुसार लेंस की उसी ओर स्थिति मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत हो रही है। ये दोस्तों चित्र रहा। देखिए अब दूसरा नंबर क्या है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होती, इसे चित्र 10.14 ए में दर्शाया गया है। देखिए दोनों चित्र आप देख सकते हैं 10.14 ए और 10.14 बी भी देख सकते हैं। देखिए दोस्तों क्या होता है 10.14 ए में दर्शाया गया अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होगी, इसे चित्र 10.14 बी में दर्शाया गया है। अब देखिए 3 नंबर, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होती है, इसे चित्र 10.15 ए तथा 10.15 बी में दर्शाया गया है। ये रहे दोस्तों चित्र, इनको आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों चित्र 10.16 में उत्तल लेंस द्वारा किसी बिंब की कुछ स्थितियों में प्रतिबिंब बनने को किरण आरेखों द्वारा दर्शाया गया है। ये रहा, आप देख सकते हैं ये सारे के सारे चित्र ए बी सी डी ई और एफ देख सकते हैं 10.16 उत्तल लेंस द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब की स्थिति, साइज एवं प्रकृति। इसको आप फिर से देखें, ठीक है, ताकि इस चित्र को आप लोग समझ सकें। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब 10.17 देखिए, बढ़ते हैं। ये रहा 10.17 अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज। अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति तथा स्थिति तथा साइज आप देख सकते हैं। अब अपने पास है गोली लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। लेंसों के लिए हम गोली दर्पणों जैसे कि चिन्ह परिपाटी अपनाएंगे। दूरियों के चिन्हों के निर्धारण के लिए हम यहाँ भी उन्हीं नियमों को अपनाएंगे केवल जहाँ दर्पणों में सभी दूरियाँ उनके ध्रुवों से नापी जाती है। वहाँ लेंसों में सभी माप उनके प्रकाशिक केंद्र से लिए जाते हैं। परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आपको यू वी तथा एफ बिंब ऊंचाई h तथा प्रतिबिंब ऊंचाई h के मान में उचित चिन्हों का चयन करने में सावधानी बरतनी चाहिए। लेंस सूत्र तथा आवर्धन, इसको भी आप समझ लें क्योंकि ये आता है, ये रहा फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/u माइनस 1/v इज सेड टू बी लेंस फार्मूला। इसे लेंस सूत्र या लेंस फार्मूला भी कहते हैं, इसको आप देख सकते हैं। अब देखेंगे आवर्धन। क्या है दोस्तों आवर्धन? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसी गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन की बात प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। आवर्धन को अक्षर m द्वारा निरूपित किया जाता है यदि बिंब की ऊंचाई h हो तथा लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई h हो, तब लेंस द्वारा उत्पन्न क्या होगा दोस्तों? आवर्धन प्राप्त होगा। जैसे ये आपके सामने रहा m इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई h कामा अपॉन h। तो इस तरीके से ये आप आवर्धन देख सकते हैं। ये उदाहरण दिया गया, इसको भी आप समझें और स्वयं करें। ये देखिए दोस्त, इसका सोल्यूशन वही लेंस फार्मूला है 1/f इक्वल टू 1/u माइनस 1/v। ये लेंस फार्मूला इसी का डियर स्टूडेंट्स इसमें यूज किया गया। ये भी ऐसे एग्जाम्पल दिए गए, इनको भी आप खुद ही कर सकते हैं। फटाफट इनको समझें
और खुद करें। अब देखेंगे हम लोग लेंस की क्षमता। देखिए लेंस की क्षमता में क्या दिया गया है। आप जानते हैं कि किसी लेंस की प्रकाश किरणों को अपसरित अथवा अपसरित करने की क्षमता उसकी फोकस दूरी पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए कम फोकस की दूरी का एक उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को बड़े कोण से मोड़कर उन्हें प्रकाशित केंद्र के निकट फोकस क्या करती है, फोकसित कर देता है। इसी प्रकार कम फोकस की दूरी का एक अवतल लेंस अधिक फोकस दूरी के लेंस की अपेक्षा प्रकाश किरणों को अधिक अपसरित करता है। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है, P = 1/f। देखिए लेंस की क्षमता का मात्रक पूछा जाए तो आप कह सकते हैं डायोप्टर। क्या कहेंगे, डायोप्टर इसका होता है। इसे अक्षर D द्वारा दर्शाया जाता है। यदि F को मीटर में व्यक्त करें तो क्षमता को डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, जैसा कि नीचे 1D = 1/1m-1 प्रदर्शित किया गया। आप नोट कर सकते हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक दोस्तों होती है। देखिए चश्मा बनाने वाली जब संशोधी लेंस निर्धारित करते हैं तो उनकी क्षमता का उल्लेख, मान लीजिए निर्धारित लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर, अर्थात इसका अर्थ है कि निर्धारित लेंस जो है उत्तल है और उसकी फोकस दूरी +0.50 m है। इस प्रकार -2.5D क्षमता के लेंस की फोकस दूरी -0.40 m होती है। यह लेंस अवतल होगा। कुछ प्रश्न दिए गए हैं। अब वक्त आ गया कि आपने क्या सीखा है। प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता है, प्रतीत होता है। दर्पण तथा लेंस वस्तुओं के प्रतिबिंब बनाते हैं। बिंब की स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी हो सकते हैं। सभी प्रकार के परावर्ती पृष्ठ परावर्तन के नियमों का पालन करते हैं। अपवर्ती पृष्ठ अपवर्तन के नियमों का पालन करते हैं। गोली दर्पणों तथा लेंसों के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी अपनाई जाती। दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f। बिंब दूरी u है, प्रतिबिंब दूरी v है। गोली दर्पण की फोकस दूरी f द्वारा प्रदर्शित की जाती है। किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। किसी गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में तिरछी गमन करने वाली कोई प्रकाश किरण अविलंब से परे झुक जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछी गमन करने वाली प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुक जाती है। निर्वात में प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की अत्यधिक चाल से गमन करता है। और विभिन्न माध्यमों में जो प्रकाश की चाल है दोस्तों अलग होती। पानी में अलग होगी, धुंधली वायु में अलग होगी, वायु में अलग होगी, निर्वात में सबसे अधिक होगी। किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की निर्वात में चाल तथा प्रकाश की माध्यम में चाल का अनुपात होता है। किसी आयताकार कांच के स्लैब के प्रकरण में अपवर्तन वायु कांच अंतरापृष्ठ एवं कांच वायु अंतरापृष्ठ दोनों पर होता है। निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के समांतर होता है। लेंस सूत्र 1/v - 1/u = 1/f। तो देखिए दोस्तों किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता। फटाफट इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।